नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार आपका इस स्पेशल इंटरव्यू में बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद इस देश में बहुत कुछ बदलने जैसा दिख रहा है। मध्यवर्गीय परिवार में बहुत बड़ा द्वंद्व भी चल रहा है। क्या बदल गया है और क्या बदलेगा और क्या द्वंद्व चल रहा है लोगों के मन में, इसको लेकर इसे समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर नलिन रंजन जी को, जो कि श्री जगत नारायण मिश्र पीजी कॉलेज लखनऊ में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। इस कॉलेज के नाम को आप बेहतर ढंग से तब जान पाएंगे जब मैं ये बोलूँगा कि ये केकेसी कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। केकेसी के नाम से लखनऊ और आसपास के ज़िलों में बहुत फेमस है। नलिन सर, आपका बहुत स्वागत है बोले भारत में। जी, जी, नमस्कार। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे सोशल साइंस के विद्वान और तमाम लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक मामूली सोशल मीडिया के अकाउंट से शुरुआत जिस आंदोलन की हुई, वो इस तरीके से भारत की सरजमी पर लैंड कर गया कि कभी न झुकने वाली मोदी सरकार को झुकना पड़ा। क्या चेंज आया सर, और ये कैसे हुआ कि मोबाइल से लोगों के दिमाग में और ज़हन में ये आंदोलन उतर गया? क्या आपने महसूस किया? देखिए ऐसा है कि इसके पहले के 2 आंदोलनों को भी अगर ये आप ध्यान में रखें, एनआरसी को लेकर के और किसान आंदोलन ख़ास तौर से, वहाँ पे भी किसानों के सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी की गई थी। लेकिन किसानों का आंदोलन इतना लंबा चला, वो नहीं झुके और सरकार को झुकना पड़ा। ये चीज़ युवाओं को समझ में आ चुकी थी कि अगर ये आंदोलन है हमको चलाना तो ये लंबा चलाना पड़ेगा, और वही हुआ। लंबा चला भी। ये आप देखिए कि 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के पहले काफ़ी दिनों तक उनको लंबा संघर्ष करके उनको खींचना पड़ा अपने आंदोलन को। हाँ, भीड़-भाड़ हाँ इतनी जी, नहीं जी, थी, जी। पॉलिटिकल पार्टियों का आना-जाना आना नहीं जाना था, नहीं उनके था। समर्थन में ज़्यादा हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ बात नहीं कर रही थीं। बिल्कुल। इवन कांग्रेस समाजवादी पार्टी, हाँ, हाँ, बिल्कुल। 19 तारीख तक, बिल्कुल, 19 तारीख तक आप देखिए नहीं थे। आप राहुल जी भी देहरादून में अपना करने गए थे, तो छात्रों की हाँ, हाँ, गूंज। गूंज कर रहे थे। तो उनके जो अपने लोग थे वैचारिकी के, वे लोग शक की निगाह से इस आंदोलन को पूरे देख रहे थे। और उसका ये बार बार अन्ना आंदोलन और उसकी अपनी सारी जो वैचारिकी है उनकी, उससे जो विभेद है उसको लेकर के संदेह में थे कि ये आंदोलन तो एक तरह से लगता है कि राहुल जी के जो आंदोलन को या यहाँ के चंदा वाले मामले को दबाने के डाइवर्ट लिए, करने के डाइवर्ट लिए करने उसको के लिए दबाना, ऐसा ठीक किया बात गया। है। उसके पैरेलल एक खड़ा हाँ, करने के लिए। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा था कि छात्रों के भीतर एक गुस्सा संचित है। बहुत दिनों से गुस्सा संचित था और वो लगातार उसकी परत मोटी होती जा रही थी, गुस्से की। ये आप पाएँगे कि जो नौजवान है, वो क्यों संघर्ष कर रहा है, क्यों पढ़ाई कर रहा है? वो नौकरी चाहता है, वो सफलता चाहता है जो परीक्षा दे, आप तो उसके सर लिए। इसी एजुकेशन सिस्टम में हैं, प्रोफ़ेसर हैं, इसी तरीके के बच्चों से लगातार आपका संवाद भी रहता है, बातचीत रहती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक परीक्षा में हुँ। पेपर लीक होने से कोई उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देकर आप हमें अच्छे से समझा सकते हैं कि एक बच्चे के जीवन में कितना बदलाव आता है एक पेपर आउट होता है तो? आपके सामने ऐसा कोई प्रसंग? हाँ, मेरे सामने तो 2-2 प्रसंग हैं। एक यहीं पुलिस भर्ती की परीक्षा पहले जाड़े में हुई थी दिसंबर में। उसका पेपर लीक हो गया था, जो 52,000 भर्ती वाला था मामला। उसके बाद फिर गर्मी में दोबारा कराई गई परीक्षा। तो उसमें तमाम ऐसे बच्चे थे जो रात-दिन तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, दौड़-भाग कर रहे थे। उनका फ्रस्ट्रेशन हमने देखा। मैंने खुद जब जाके इन्विजिलेशन किया गर्मी वाले एग्ज़ाम में, तो उनकी तकलीफ़ को महसूस किया। और दूसरा अभी हायर एजुकेशन का हुआ है। अब पहले तो आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और हायर एजुकेशन 2 जानते थे, जी। और दोनों को भंग कर दिया गया। एक शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया। अब शिक्षा सेवा आयोग के पास काम है कि वो माध्यमिक की भी, हायर की भी, बेसिक की, सबकी नौकरियां दे। कहाँ से नौकरी दे पाएगा? इतना बड़ा प्रदेश है और नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा में पिछले 4 सालों में एक नौकरी नहीं मिली। 22 में विज्ञापन हुआ, आपने 25 में रिटर्न कराया। कुछ बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई किए, उसमें से आया कि 5 ऐसे
विषय हैं जिनमें कि प्रश्न पत्र आउट हुआ है। इन्होंने स्वीकार किया, परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन जब रद्द किया तो सारे का कर दिया। अब वही बच्चे जो रिटर्न पहले क्वालिफाई कर गए थे, इंटरव्यू देना था, वो फिर दोबारा रिटर्न में गए, फिर रिटर्न क्वालिफाई किया। अभी इन्होंने प्लान किया कि हम अगस्त में इंटरव्यू करेंगे, जी। तब तक फिर सुप्रीम कोर्ट में कि जब 5 की प्रॉब्लम थी तो सबका क्यों रद्द कर दिया। वहाँ पे सुनवाई हुई और स्टेटस को हो गया, 7 तारीख को सुनवाई होगी, इंटरव्यू टल गया। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये दबाव में है। ये सरकार पूरी तरह से इस समय दबाव में है, क्योंकि युवाओं का जो रोष है, जो गुस्सा है नौकरी ना मिलने का, वो बढ़ता जा रहा है और वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा। अब 22 बच्चे नीट के पेपर लीक में सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आप याद करिए 90 का दशक जब बच्चे आत्महत्या कर रहे थे किन्हीं कारणों से, कितना बड़ा आंदोलन चला, देश की पूरी तस्वीर बदल गई वहाँ से 90 के बाद। और आज आप अगर इन युवाओं के पूरे मूवमेंट को देखें तो ये तन के खड़े हैं, इन्हें कोई डर नहीं है, अब कोई भय नहीं है। क्या करेंगे आप? इस पर हम आएंगे सर, बातचीत करने की ये साहस कहाँ से बच्चों में आया, लड़कों में आया, लड़कियों में आया। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में, जो मैंने खुद महसूस किया है अपने आसपास, अपने परिवारों में भी, 10वीं 12वीं 12th करने वाले बच्चे, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी दिनचर्या बिल्कुल अन्य परिवार के सदस्यों से अलग है। देर रात तक जगना, सुबह बिल्कुल तक। बिल्कुल। अब दिन इतने में सो बड़े रहे हैं। आंदोलन से जो सफलता मिली है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जी राइट जी। सर। अब ये द्वंद्व मिडिल क्लास में बहुत चल रहा है कि हमारे बच्चे अच्छी राह पे हैं, या जैसा वो पहले सोचते थे कि ये ठीक राह पे नहीं है, देर तक मोबाइल देखना, बातचीत में अलग तरीके से बिहेव करना, जिसका जिक्र शायद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी किया कि इनको ऑर्डर नहीं देना चाहिए। हम लोग अपने पिताजी के सामने मुंह बंद करके रहते थे, लेकिन आज के बच्चे बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। ये द्वंद्व आप कितना देख पा रहे हैं? क्या ये देखिए जेनरेशन का देखिए, गैप है या कोई और? मैं बताऊं मनीष जी कि मोहन भागवत जी की जो उम्र है या हम लोगों की जो उम्र है, ये 2 पीढ़ियों का मामला है। हमारी जो आगे की पीढ़ी है उसमें है वो, हम लोग जिस पीढ़ी में चल रहे हैं उसके बाद ये तीसरी पीढ़ी आ गई है। ये बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और ये जो बच्चे हैं इनके पास इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा भंडार है जो हम लोगों के पास नहीं था। हम लोग अखबारों पे डिपेंड होते थे, दूरदर्शन के समाचार पे डिपेंड होते थे, आकाशवाणी पे, बीबीसी पे, हम समाचारों पे डिपेंड होते थे और बहुत कम लिमिटेड सोर्सेज थे हमारे पास। लेकिन इंटरनेट आने के बाद मोबाइल में, एंड्रॉयड में सारी चीज़ें जब सिमट करके आ गई हैं, तो एक तरह से सूचना का जितना बड़ा भंडार इस नई जनरेशन के पास है वो हम सब के पास नहीं था। हम, आप या जो आगे बढ़ चुकी पीढ़ी है वो बहुत गलतफहमी में है कि ये जो नई पीढ़ी है वो हमारे हिसाब से चलेगी। नहीं, इसकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपने हिसाब से हर पीढ़ी तय करती है। हम लोग तो सबसे संक्रमण काल वाली पीढ़ी के लोग रहे हैं। नहीं, पुरानी हाँ, पीढ़ी तो यही मान रही है कि नई पीढ़ी एकदम बेलगाम हो गई है। देखिए परंपरा और आधुनिकता का जो द्वंद्व है वो हमेशा रहा है और परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व में आप बहुत दिनों तक परंपरा के ऐसे तत्व जो पोषक नहीं हैं उनको थोप नहीं सकते। निश्चय ही बिल्कुल। आपको अपने में भी बदलाव करना पड़ेगा और बहुत सारी थोपी गई चीज़ें जो तर्क पर आधारित नहीं हैं, जो उनके विश्लेषण और अनुसंधान में खारिज हो रही हैं, उनको आप बहुत दिनों तक थोप के नहीं चल सकते। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा हम लोगों की चर्चा में बात निकल के आ रही है कि इसको समझने की ज़रूरत है, क्या सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार को सलाह देने वाले लोग, देश का बुद्धिजीवी वर्ग भी इस तरीके का कोई भाव नौजवानों में पल रहा है, उसको जज नहीं कर पाए? देखिए हमारे यहाँ एक बड़े शायर हुए हैं कैफ़ी आज़मी साहब, उन्होंने एक बहुत प्यारा सा शेर लिखा था कि होठों को सिल के देखिए पछताइएगा आप, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पहरे बिठा देंगे, आपके खिलाफ जो बोलेगा उसे आप देशद्रोही साबित कर देंगे। आपके अगर पक्ष में नहीं है तो वो देश के पक्ष में नहीं है, आपने ये नैरेटिव बना दिया। आप इस हद तक चीज़ों को ले गए कि हमेशा धार्मिक चश्मे से उसे देखा जाए, आपके पहनावे से, आपके नाम से पहचाना जाए। ऐसा हमारा देश नहीं था।
इस देश में कलाम साहब भी हुए हैं, अब्दुल हमीद भी हुए हैं, और बहुत इज्जत दी है। हर संप्रदाय के, हर तरह के लोगों ने जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति है, इसको अपनाया और इसमें देश बढ़ता रहा है। क्या इस आंदोलन से सर ये भी देखने को मिला कि धार्मिक आधार पर, मतलब एक दूसरे से जुड़ने के ये सारे आधार होते हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर हों, क्षेत्रीयता के आधार पर हों, भाषा के आधार पर हों, पहचान के आधार पर हों, क्या आपको लगा कि इन सब की बाउंड्रीज भी इस बार के आंदोलन में बिल्कुल भी नहीं दिखा? कोई विभेद धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं दिखा? देखिए, एक सी वॉइस सब जगह थी। हमेशा मनीष जी जितने बड़े आंदोलन हुए, उन बड़े आंदोलनों में ये सब चीज़ें हमेशा गौड़ हो जाती हैं। जितने भी बड़े आंदोलन आपने देखे होंगे, सफल हुए होंगे, जेपी मूवमेंट को भी आप देख लीजिए, जब भी, या इवन किसान आंदोलन भी चलते थे। आपको अगर 20वीं शताब्दी के आंदोलनों का एक पुनरावलोकन करें तो आप पाएंगे कि ये सारी बाउंड्रीज टूटती थी। और आज का ये जो बच्चा है, ये जो नई जनरेशन है, इसके लिए इस सूचना के स्तर पर आप बहुत सारी चीज़ें, जिनको कि अगर वो बोले तो ट्रोल करना, या जिनको बोले तो उसके खिलाफ ले जाना, वो चीज़ें आप कर रहे थे। बहुत सारा आपने वो कचरा भरा भी है दिमागों में, लेकिन इसके बावजूद जो साइंटिफिक टेम्पर होता है वो हमेशा जीतता है। जब जब आधुनिकता की ओर आप बढ़ेंगे, वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा, दुनिया प्रगति की राह पर है। दुनिया इन फालतू चीज़ों में नहीं उलझी है। उसके मुद्दे में जीडीपी है, वैज्ञानिक आविष्कार हैं, उसके अपने भविष्य की क्या योजनाएं हो सकती हैं जिससे जीवन की सहूलियतें बढ़ें, ये एजेंडे पे है। तो आज का बच्चा इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में यूरोप को देख रहा है, अमेरिका को देख रहा है, लोगों को आगे बढ़ता देख रहा है। वो इन चीज़ों में उलझकर अपने को कब तक नष्ट करता रहेगा? उसके सपने में, आधुनिक भारत का जो सपना है, वो ये पुरातन पंथी चीज़ें या प्रतिगामी चीज़ें, वो बहुत दिनों तक आप बैठा के नहीं रख सकते। उसकी क्या पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है क्या? वो पढ़ रहा है, अगर विज्ञान पढ़ रहा है तो उसकी वैज्ञानिक चेतना का विकास भी तो होगा एक ना। सर इसमें और बात आती है कि जैसे पिछले 10-12 सालों के रिजीम के बारे में ये कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था पर बहुत आघात हुआ, बोलने की आज़ादी पर आघात हुआ, इंस्टीट्यूशंस पे बहुत आघात हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों में जो पीढ़ी पढ़ के बाहर निकली है संस्थानों से, वो तो ज़्यादा रिफाइन लग रही है। उसने बहुत कम दिनों में बहुत बड़ा चेंज कर दिया। ये विरोधाभास भी तो दिख रहा नहीं, है। देखिए, दो बातें हैं। एक तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात है वो अलग चीज़ है, उसके अपने सूचना स्रोत, डेटा, वो सब अलग चीज़ है। पढ़ाई के मामले में इधर बहुत सारी चीज़ें जब आप बदलने लगते हैं तो ये भी होता है कि वो कितना ग्रहण कर रहा है आदमी। जैसे विश्वविद्यालयों में जो सेमेस्टर सिस्टम आया है, उसने अभी हमारा भारतीय जनमानस उसके लिए उतना तैयार नहीं है। शिक्षा को तो आपने स्ववित्त पोषित संस्थानों को सौंप दिया, प्राइवेट कर दिया। उनके लिए खाली एडमिशन महत्वपूर्ण है, कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितना पैसा हमको गेन होता है, और कैसे उनको अच्छी डिग्री मिल जाए, परीक्षा दे करके पास हो जाए। बीच में क्या मिसिंग है? एग्जामिनेशन और एडमिशन के बीच में पढ़ाई, मतलब एडमिशन एग्जामिनेशन, बीच में पढ़ाई गायब। आपको ताज्जुब होगा मनीष जी कि एक विश्वविद्यालय के बच्चों ने सेमेस्टर सिस्टम में वाइस चांसलर को ज्ञापन देके अनुरोध किया कि कोर्स खत्म करने की हड़बड़ी में शिक्षकों ने बहुत तेजी से पढ़ाया, हमको थोड़ा ठहर के आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप सोचिए कि अगर कोई हिंदी का शिक्षक है, उसको एक कहानी पढ़ानी है, उसके पास पूरा समय है कि भाई इतने पीरियड का आपको पूरा समय है, तो उसको शायद ठहर के लाइन बाय लाइन समझाते हुए, उसका वाचन करते हुए, पाठ प्रविधि से गुजारते हुए बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन जब ये होगा कि 90 दिन का ये है, इसके भीतर आपको सारे कोर्स ख़त्म कर देने हैं, तो हो सकता है कि वो लाइनों पे जाए ही नहीं, कहे कि कहानी तुम पढ़ लेना और उसकी समीक्षा समझा के आगे बढ़ जाए। तो एक तरह से पढ़ाई मिस की है। बच्चा कहाँ जा रहा है? यूट्यूब पे जा रहा है। बच्चा जो ऑनलाइन चीज़ें उसके पास आ रही हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो वो परेशान है।
नहीं, मैं यही तो हाँ, समझना चाहता हूँ सर वो कि ये परेशान है। सारी सारी बुराइयों के बारे में पिछले दिनों में लगातार चर्चा चल हुँ। रही है। लेकिन इस सारी बुराइयों के बाद इस सिस्टम से वो ब्रीड निकल के आई है जिसने ऐसा चेंज किया जैसा पहले नहीं देखा गया था। आज सारे लोग इन तमाम बुराइयों के बावजूद जिन बच्चों ने आंदोलन किया उनकी बड़ाई ही कर रहे हैं, प्रशंसा ही कर रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा कैसे विरोधा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया? चेंज इसलिए दिख रहा है कि मशीन खराब तो प्रोडक्ट नहीं, कैसे 12 बढ़िया? सालों या उसके बीच में आंदोलन आपको युवाओं का इधर नहीं दिख रहा था। एक बड़ा मनोविज्ञान था कि एक समय जब आंदोलन होता था तो जेल भरो आंदोलन होता था, नौजवान ठीक जेल बात, जाता था, ऐसा ठीक नहीं बात। है। मैंने जेपी मूवमेंट का ज़िक्र भी किया। हुँ, बाद में अभी भी जो आंदोलन होते थे, छात्र संघ हुआ करते थे, आंदोलन होते थे तो लोग गिरफ्तारियाँ देते थे, बिल्कुल, जेल भरो आंदोलन चलते थे। बिल्कुल। अब क्या है कि आपने आंदोलनों को कुचल दिया, कोई आंदोलन नहीं करेगा, डर पैदा किया गया। वो बात जो आप नई जनरेशन की कह रहे हैं कि वो डर नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तो उसकी एक सीमा है ना डराने की। आप किसी को रोज़ 2 थप्पड़ मारिए तो उसके बाद फिर अगले दिन वो गाल कर देगा, 2 थप्पड़ मार लो यार, ख़त्म करो काम। कब तक आप उसको 2 थप्पड़ मार के नहीं, डराएँगे? इसको साहस के रूप में भी देखना चाहिए सर, बिल्कुल क्योंकि साहस है। कई शहरों में हमने हाँ। देखा पहली बार हुँ। किसी प्रोटेस्ट में, एजिटेशन में कि पुलिस डंडे मार रही हो और डंडे खाने वाला सामने तन के खड़ा हो। ये देखिए एक बड़ा ये चेंज है। ये चेंज रेखांकित किया जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी थी कि पुलिस डंडा फटकारती थी बिल्कुल, और लड़के भगदड़ मच हँसते जाती हुए थी। भागते थे। हाँ, भगदड़ मच जाती आते थी। थे प्रोटेस्ट पे, लेकिन डंडा पुलिस मार रही है तो हँसते हुए भागते थे। बिल्कुल, ये एक नया वो भी नया मनोविज्ञान था हाँ, कि डटने के बजाय हँसते हुए भाग जाना। हुँ, अब ये जो डट के खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि विकल्प नहीं है। वो करे क्या? कितनी बार एग्ज़ाम दे? कितनी तकलीफ़ उठाए? जब जीने का संकट खड़ा हो जाता है ना मनीष जी, तो फिर मरने से कोई डरता नहीं है। ये जीने के संकट का दौर है, और जब जीने का संकट आप खड़ा कर देंगे किसी के सामने, तो वो तन करके खड़ा हो जाएगा। लेकिन उनके तने होने, जीने के डर में कोई स्ट्रेस भी तो नहीं दिखता। सबसे तो सरप्राइज़िंग ये भी है सर, वो हँसते-खेलते कर रहे हैं। ऐसा है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हाँ, ठीक है? मतलब वो मजाकिया कौन-सा लहजे में पूरा आंदोलन चला हाँ, ना तो सर? क्यों तनाव लेगा? जिसके पास खोने के लिए नहीं है कुछ, हाँ, हम क्या करेंगे? 4 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मैंने 22 का एक उदाहरण ही दिया। हुँ, उस बच्चे की उम्र उस समय अगर 22 रही होगी तो 26 हो गई, 26 रही होगी तो 30 साल हो गई, 30 साल रही होगी तो 34 साल हो गई। बिल्कुल। तो उसके फ्रस्ट्रेशन को भी तो समझिए कि यार ठीक है, मार ही डालो, जो करना है सो करो। हम डिगने वाले अब नहीं हैं, हम हटने वाले अब नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसे ही मर रहे हैं। रोज़-रोज़ मरने से अच्छा है तुम मार ही डालो। तो वो एक साहस देता है। ये एक अलग तरह का मनोविज्ञान है कि जब एक सीमा आती है कि अब, जिसको कहते हैं ना डर के आगे जीत की संभावना बनती है, तो वो इसलिए है कि अब इसके आगे हम नहीं डरेंगे। अब तुमको जो करना है वो कर लो। सर, सरकार ने जो भी रुख अख्तियार किया इस पे, उसके रुख को देखते हुए क्या मिडिल क्लास फैमिलीज़ में गार्जियंस को भी कुछ अपने आप में चेंज करने की ज़रूरत है? चेंज आया है, गार्जियंस भी चेंज हो रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि सबसे पहले इनको थकाया गया, सोचा गया कि ख़त्म हो जाएगा, पैलेट गन तक चलाई गई है, कील की लाठियाँ दिखाई दे रही हैं। नहीं, नहीं, मैं दूसरे वो संदर्भ हाँ, में पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा सर, हूँ। और अगर उनके बच्चे ये झेल सकते हैं, तो अभिभावकों के भीतर भी जो एक तनाव या डर था, वो ख़त्म हुआ है। और क्षमा करिएगा, जब अभिभावक भी उस दबाव में थे लगातार, और उनको भी लग रहा था कि कुछ करने पर क्या पता हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट बच्चे खड़े कर ले गए, तो अब उनके भी होठ खुल रहे हैं। हुँ। वो भी जो सच है उसको बयान कर रहे हैं। परिवर्तन उन्हीं में है। अभिभावक नहीं चाहेगा तो बच्चा कहाँ से जाएगा? नहीं, नहीं, मैं एक दूसरे संदर्भ में इसको समझना चाह रहा हूँ सर, हाँ, कि जिस तरीके से कम उम्र के बच्चे, नौजवान, उन्होंने इतना बड़ा चेंज लाया। हाँ। सरकार को भी बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इनकी माँगों पर उसे कैसा एक्ट करना चाहिए, उसने उनकी माँगें मानी। लेकिन अभी भी घरों में पिछली जनरेशन और इनके जनरेशन के बीच बहुत द्वंद्व चल रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या जिन घरों में ऐसा द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि हमारी अभी भी घरों में 2 पीढ़ी तो ऐसी है
जो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर को मानती है कि हमने पिताजी के सामने कुछ हाँ नहीं हाँ, बोला, बिल्कुल अदब बिल्कुल। में, सम्मान में, हाँ या हाँ। हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो बात सही कही। हम्म। क्या घरों में भी हमें इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों से कैसे पेश आएँ? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है। हमारी पीढ़ी मेहनत कर रही है पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसमें बचपन मिस कर रहा है बच्चों का। उनसे जो संवाद होना चाहिए, वो शायद उस तरह से हम संवाद नहीं कर रहे हैं। उनको जितना समय देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। परिवार टूट चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो अब न नाना है, न नानी है, न दादा है, न दादी, मम्मी पापा ही। और मम्मी पापा पैसे कमाने के लिए काम पे जा रहे हैं। तो बच्चे के पास जो एक वात्सल्य का भाव बनता था, वो मिस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझको तो कई बार ये भी लगता है सर कि बच्चे अब खुद भी मम्मी-पापा, दादा-दादी के पास नहीं जाना चाहते। वो अपनी नेट की दुनिया में ही इतने उलझे हुए हैं। नहीं, वो हम बुलाने लोग, पे भी नहीं आते नहीं सर हम कई बार। उलझाते हैं ना। हम मोबाइल तो हम ही खरीद के दे रहे हैं, लैपटॉप तो हम ही खरीद के दे रहे हाँ, हैं। उनका देखिए एक समय होता है, जब तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते हैं बच्चे, आमतौर से स्कूल का इतना प्रेशर होता है जी, जी, कि जी। वो इस दुनिया में कम मिलेंगे आपको, बिल्कुल। क्योंकि उस दुनिया में मिलने पे उनके परसेंटेज बहुत गिर जाते हैं। जी। इंटर के बाद जो खास तौर से उच्च शिक्षा का जो जी, ये जी। बच्चा गया है यहाँ पर, उच्च शिक्षा के बच्चे जहाँ तक पहुँच रहे हैं, वहाँ उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ी है। बढ़ी है। बिल्कुल। और वो इस बात पे वहाँ तक पहुँचने के बाद जान गए हैं कि जीडीपी क्या होती है, देश के विकास का सूचकांक कैसे नापा जाएगा, हुँ, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, ये हुँ, उन्हें पता है। और वे अपने अभिभावकों को भी अब समझा रहे हैं हुँ, कि आपको जो दूसरी चीज़ें बताई जा रही हैं इधर-उधर की, वो सच नहीं है, हुँ, सच ये है। हुँ। तो ये एक तरह से झूठ के धीरे-धीरे खारिज होने के भी दिन आ रहे हैं। गिना रहे अब हैं। आप जो घटाटोप बना के रखे हैं, भाई कोहरा तो एक दिन छँटता ही है। आखिरी सवाल से सर इस इंटरव्यू का समापन करना चाहेंगे। जी। आप आंदोलन के बाद से जो कुछ भी जितने भी पैमाने पर बात की जाए, आपको क्या इसमें अच्छाई लगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल बच्चे हमारे रहे उनके एक्ट में? और कौन-सी ऐसी चीज़ें आपने समझा है, हालाँकि अभी तो इस पे बहुत ही मुझे लगता है कि रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। जी, जी। इतना कुछ इतने पहलुओं में चेंज आया है, हाँ, फिर हाँ। भी इसके क्या पॉजिटिव आप इफ़ेक्ट देख रहे हैं और क्या नेगेटिव देख रहे हैं? देखिए पॉज़िटिव जो चीज़ें हैं, वो तो यही हैं कि सबसे पहले जो मैंने शुरू में ही कहा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो बढ़ेगी और हक़ के लिए संघर्ष करने वाले आगे आएँगे और सच और तर्क पर आधारित जो वैज्ञानिक चेतना है, वो युवाओं के द्वारा समाज में बढ़ेगी। नकारात्मकता का जहाँ तक आप मामला कर रहे हैं, ये सच है कि उसके एक दुखद पहलू के रूप में ये भी होता है कि जो बच्चे घायल हुए, जो बच्चे जेल गए हैं, उनका फ्यूचर क्या शेप लेगा। जो बच्चे आंदोलन करते करते परेशान हुए हैं, उनका फ्यूचर क्या शेप लेगा। कोई भी आंदोलन बहुत कुछ देता है, लेकिन उसके पीछे कुछ चीखें, कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ें छोड़ जाता है। तो वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ़ है, वो शायद बहुत सारे लोगों को जो उनका गोल है, वहाँ पहुँचने से रोक भी सकती है। ये उसका एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है। लेकिन एक देश के स्तर पर युवाओं का ये जो आक्रोश सामने आया, उनका जो गुस्सा निकला है या जिस तरह से उन्होंने जश्न के रूप में अपनी जीत को मनाया है, उससे ऐसा लगता है कि हम शायद अब एक बेहतर, बहुलतावादी, स्वस्थ, तार्किक, विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक चेतना के समाज में विकसित होने की राह पर फिर से लौटेंगे। चलिए, इससे अच्छी बात क्या होगी सर कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद यदि हमारी अगली पीढ़ी और परिष्कृत और रिफ़ाइन होके आ रही है, तो किसी भी सोसाइटी या देश के लिए इससे अच्छी बात अच्छा क्या है, होगी। बिल्कुल अच्छा है। सर, आप इस ख़ास इंटरव्यू में हमारे स्टूडियो पधारे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मनीष जी, हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू सर। और इस
स्पेशल पॉडकास्ट के दूसरे सेक्शन में हम आपके लिए एक और विशेषज्ञ को साथ ले आएंगे, जिनसे हम ये बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी स्ट्रेटजी में कितने बड़े चेंज की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी जो नौजवानों ने आंदोलन किया, अगले 5 से 10 सालों में वो सभी के सभी एक एक्टिव वोटर्स होंगे और उनको एड्रेस करने का, उनको अपनी ओर लाने की जितनी भी पुरानी स्ट्रेटजी पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, उन सब में उनको चेंज करना पड़ेगा। और इस चेंज की शुरुआत आपने इसी आंदोलन के समय देख ली है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिस पर राजनीतिक दलों को विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। पॉलिटिकली कैसे उनका सपोर्ट, इलेक्टोरली कैसे उनका सपोर्ट हासिल कर सकें, उनको एड्रेस करने के नए तरीके पॉलिटिकल पार्टीज़ को ईजाद करने पड़ेंगे। इस एपिसोड पर भी हम नेक्स्ट एपिसोड में एक किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे और आपके लिए मैसेज लेकर आएंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो आए इसके लिए बहुत धन्यवाद, और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।